हेलो और नमस्कार साथियों, स्व एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम बात करने वाले हैं साइंस के एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो जैसे कि आप यहाँ पर मेरे पीछे देख पा रहे हैं, पौधों में पोषण के बारे में जो हम यहाँ पर कंप्लीटली समझेंगे, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में जो हम जानने वाले हैं। अब जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास के माध्यम से जो है यहाँ पर ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में भी बात की थी और कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में जो है बात की थी। यानी कि जो भी कमियां रह जाती हैं शरीर के अंतर्गत, जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, कुपोषण हो गया, या कोई डेफिशिएंसी डिजीज हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो है पोषण संबंधित जो है काफी ज्यादा दिक्कतें हमें देखने को मिलती है। यानी कि पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं जो है उस तरह की बीमारी होने का या माल न्यूट्रिशन होने का, कुपोषण होने का जो है यहाँ पर कारण रहता है। तो जैसे कि ह्यूमन के केसेस में या इसके अलावा एनिमल के केसेस में, पशुओं के केसेस में भी जो यहाँ पर पोषण काफी अच्छी भूमिका जो है यहाँ पर निभाता है और मेजर भूमिका निभाता है किसी भी तरह से बॉडी को नॉरिश करने के लिए। तो वैसे ही सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्लांट के केसेस में भी, यानी कि पौधों की भी जरूरत रहती है कुछ पोषक तत्वों की। यानी कि यहाँ पर पोषण की आवश्यकता सिर्फ ह्यूमंस को, इंसानों को या जानवरों को ही नहीं है, ये जो है पौधों के लिए भी काफी ज्यादा यहाँ पर जरूरी रहता है कि पोषण के हिसाब ही से जो है उनको क्या किया जाए, एक तरह से उनका रख रखाव किया जाए। तो इस तरह से कंप्लीट इस क्लास के माध्यम से हम यहाँ पर जानेंगे आपका कि जो पोषण है किस तरह से जो है पौधों में देखने को मिलता है, कौन कौन से प्रकार के द्वारा जो है यहाँ पर अलग अलग तरह के पोषक तत्वों का निर्माण जो है पौधों के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, और इसके अलावा जो है पौधे किन किन पोषक तत्वों का यूज करके उसको कौन सी अपनी गतिविधि में जो है इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में पूरी तरह से हम बात करेंगे। और कौन कौन से तरीकों से जो है पौधे पोषण ग्रहण करते हैं, यानी कैसे जो है अपना वो न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन जो है गेन करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीटली समझने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे जो है हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। जो पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके आप जरूर बताइए कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे जो है साइंस, एग्रीकल्चर, इसके अलावा पशुपालन संबंधी जो है कोई भी अगर वीडियो चाहते हैं इनसे रिलेटेड टॉपिक पे, तो आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते, देखिए क्लास में शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो सिलेबस के अंतर्गत आपका ये टॉपिक मेंशन किया गया है, इस तरह से मेंशन आपका रहता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट से रिलेटेड है, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी कि पौधों में पोषण। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है भाई, और उसके अलावा नहीं पढ़ना है कुछ भी, ऐसा नहीं कि काफी गहराई में आप जो है इनको स्टडी करें, नहीं। आपका एग्जाम लेवल के हिसाब से यहाँ पर सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, और जितना सिलेबस प्रोवाइड किया गया इसी के अंतर्गत हमको जो है कवर करना है। तो देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में जो है किस तरह से, कौन कौन से ऐसे अलग अलग प्रोसेसेस हो सकती हैं, कौन कौन सी गतिविधियां हो सकती हैं जिनके द्वारा जो है वो अपना पोषण बनाते हैं, अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। पहली बात ये जाननी है, यानी कि कुछ ऐसी प्रोसेसेस जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, यानी कि जैसे प्रकाश संश्लेषण हो गया, या इसके अलावा भी कोई अगर दूसरी गतिविधियां हैं जिनके द्वारा जो है पौधे अपना पोषण ग्रहण करते हैं, उसके बारे में जानना है आपको। इसके बाद हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी कि कैसे जो है पोषक तत्व मिट्टी में वापस से फिर से रिप्लेनिश होते हैं। यानी कि जैसे कि कोई पौधा किसी मिट्टी में लगा हुआ है, तो वो पोषण कहां से लेगा, वो न्यूट्रिएंट कहां से अब्सॉर्ब करेगा, वो मिट्टी से करेगा, सॉइल से करेगा। तो अब सॉइल में जो न्यूट्रिशन था, जो पोषक तत्व वहां पर थे, वो तो उस पौधे ने ग्रहण कर लिए, बट अब जो उस सॉइल में फिर से जब हम अगली बार उसी खेत में कोई फसल लगाएंगे, तो उसको फिर पोषण कहां से मिलेगा, क्योंकि पहले जो फसल लगाई थी हमने, उसने तो पोषण सारा का सारा ले लिया। तो इसलिए हम ये भी समझेंगे यहां पर कि कैसे जो है एक तरह से ये पुनर्पोषण होता है मिट्टी का, यानी मिट्टी में जो पोषक तत्व पौधे के द्वारा इस्तेमाल कर लिए गए हैं, वापस से वो कैसे मिट्टी में आते हैं, कैसे वो मिट्टी में वापस से तैयार होते हैं, बनते हैं। ये बस आपको जानना है इस टॉपिक के अंतर्गत। चलिए तो कंप्लीटली इस क्लास के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि पोषण की आवश्यकता क्या है भाई, क्यों जरूरत है हमें न्यूट्रिशन की, पोषण की क्या आवश्यकता है, ऐसा क्या हमारी बॉडी या प्लांट में जो है पोषण का रोल है, जिसके लिए जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और पोषक तत्वों का होना जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए, यानी कि जो भोजन है, फूड है, सभी के सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, यानी कि जितने भी जैविक प्राणी रहते हैं, जीव रहते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो जानवर हो, ठीक है, पशु हो, या इसके अलावा देखा जाए पौधे हो, क्योंकि पौधे भी आपका जो है लिविंग की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी जो है सजीव है, सभी को जो है भोजन की आवश्यकता रहती है। पहली बात तो ये हो गया।
क्यों भोजन की आवश्यकता रहती है? क्योंकि भोजन से जो है ऊर्जा मिलती है। ग्रोथ जो है भोजन के कारण ही होती है। बॉडी की ग्रोथ हो, चाहे विकास हो, डेवलपमेंट हो, वो भोजन के कारण ही होती है, क्योंकि भोजन में ही उसके लिए अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। रिपेयर करना, यानी कि अगर किसी तरह का कोई देखिए घाव हो जाए बॉडी में, ठीक है, कोई घाव हो जाता है बॉडी में, तो उसको हील करने के लिए भी पोषक तत्वों की ही जरूरत रहती है। कोई पेड़ है, पेड़ को आप जो है पेड़ की टहनी काट दे रहे हैं, अगर उसमें पोषण अच्छा है तो वो टहनी फिर से ग्रो कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए पोषण की जरूरत होती है। और मेंटेनेंस के लिए, यानी कि जो भी शरीर के अंदर, चाहे ह्यूमन की बात कर ली जाए, एनिमल्स की बात कर ली जाए, या पौधों की बात कर ली जाए, तो पौधों के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग गतिविधियां होती है, बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं, जैसे श्वसन होना, फोटोसिंथेसिस होना, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन होना, एनर्जी यूटिलाइजेशन होना। वो सारी की सारी चीजों की प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए पोषक तत्व जो है अपना काफी अच्छा योगदान वहां पर देते हैं। यानी कहीं ना कहीं पोषक तत्वों का रोल जो है शरीर में चल रही गतिविधियों में भी होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है भोजन जरूरी है, क्योंकि पोषक तत्व मिलते ही भोजन से हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं यहाँ पर पोषक तत्वों की, तो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्लास के माध्यम से भी जाना था कि ह्यूमन बॉडी में जो है पोषक तत्व अलग अलग तरह से हमारी बैलेंस्ड डाइट में वहां पर होने चाहिए, संतुलित आहार में होने चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलरली उन्हीं तरह के पोषक तत्वों की जरूरत जो है पौधों के लिए भी होती है। यानी पौधों के लिए भी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, पौधों के लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है, पौधों के लिए भी फैट्स की जरूरत होती है, पौधों के लिए भी विटामिन की, और इसके अलावा मिनरल्स की जो है जरूरत रहती है अपनी वृद्धि के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, और अपनी ओवरऑल मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो यानी कि सिंपल से अगर हम समझे तो क्यों नीड है भाई, ग्रोथ के लिए नीड है, डेवलपमेंट के लिए नीड है, और जितनी भी ये अलग अलग स्टेजेस होती हैं पौधे में, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास जर्मिनेशन हो गया, अंकुरण होना हो गया, उसके लिए भी पोषक तत्व की जरूरत रहती है। फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट जो है यहाँ पर काफी अच्छी भूमिका निभाते हैं। इसके बाद बात करें वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसमें जो आपका नाइट्रोजन काफी अच्छी भूमिका निभाता है भाई। ठीक है, यानी कि वृद्धि या पौधे का आकार बढ़ने में, या नंबर ऑफ लीव्स आने में, ठीक है, उसमें किसका रोल रहता है, नाइट्रोजन का। इसके अलावा देखिए फ्लावरिंग हो गया, या रिप्रोडक्शन होना हो गया, पौधे में फूल आना हो गया, तो इसमें भी आपका फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, बोरोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो इनका काफी अच्छा रोल रहता है, योगदान रहता है। इसके अलावा मैच्योरिंग स्टेज हो गया, फाइनल जब मैच्योरिटी होती है तो उस समय पर भी जैसे पोटेशियम हो गया, तो ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है हर एक स्टेज में, हर एक स्तर में जो है पौधे की वृद्धि के और डेवलपमेंट के जो है यहाँ पर निभाते हैं। इसलिए जो है पोषक तत्वों का होना और पोषण का होना जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि कौन कौन से प्रकार से जो है पौधे अपना पोषण लेते हैं, कैसे जो है वो भोजन ग्रहण करते हैं या भोजन का निर्माण करते हैं। तो देखिए इसमें दो तरह के पौधे हमारे पास देखने को मिल सकते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक, जिसे हम जो है स्वपोषी या स्वयं पोषी भी कहते हैं। यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स हो गए, हरे पौधे हो गए, उनमें क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और हम छोटी क्लासों से ये पढ़ते आ रहे हैं कि पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल से जो है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो है भोजन अपने आप जो है पौधे तैयार करते हैं अपने लिए। ठीक है, तो यानी कि पौधों द्वारा जो भी ग्रीन प्लांट्स है उनके द्वारा जो भोजन बनाए जाने वाली प्रोसेस है वो कौन सी है, फोटोसिंथेसिस है, जहां पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा देखा जाए पानी, और इसके अलावा देखा जाए सूर्य की रोशनी, और साथ ही साथ पत्ती में प्रेजेंट क्लोरोफिल की मदद से जो है अपना भोजन तैयार करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो है अपने लिए तैयार करते हैं। तो ऐसे पौधे जो अपने आप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बना रहे हैं वो ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं, स्वयंपोषी कहलाते हैं। ठीक है, पहली बात ये हो गया। दूसरे होते हैं हिटेरोट्रॉपिक, यानी कि परपोषी। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल्स अगर हम समझे तो अमरबेल का नाम सभी ने सुना होगा, जिसे कसकटा कहा जाता है, डोडर कहा जाता है। ठीक है, तो वो जो अमरबेल है वो अपने आप जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करती, भले ही उसके पास जो है रूट्स भी है, बट फिर भी अगर हम यहाँ पर बात करें, रूट्स उसके पास है तो वो मिट्टी से पोषण ले सकती थी सारा का सारा, बट उसने ये नहीं किया। बट उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता, इस कारण से देखा जाए तो वो जो है पैरासाइटिक नेचर की हो जाती है एक तरह से, और वो जो है दूसरे पौधों के ऊपर जो है अपनी ग्रोथ करती है। यानी उसमें जो है कांटोनुमा हिस्टोरिया उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, हिस्टोरिया पाए जाते हैं, कांटों की तरह स्ट्रक्चर, और वही कांटे जो है दूसरे पौधों में चुभ जाते हैं। दूसरे पौधों से वही कांटों के द्वारा ही क्या करती है, वो न्यूट्रिशन लेती है, जिसे हॉस्टोरिया कहा जाता है। ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन लेती है, इसलिए उसे परजीवी कहते हैं, हम पैरासाइट कहते हैं। यानी कि वो प्लांट है, पौधा है, बट फिर भी जो है वो अपना भोजन अपने आप नहीं बना रहा है। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, हिटेरोट्रॉपिक कहते हैं, यानी कि परपोषी उन्हें कहा जाता है, यानी कि जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं।
और ऐसे प्लांट का एग्जाम्पल आपके पास रहता है कसकटा यानी कि डोडर, ठीक है, जिसे हम जो है क्या कहते हैं, अमरबेल कहते हैं, या मोस्ट कॉमनली अदर भी इसमें कुछ नॉन ग्रीन प्लांट आते हैं, इनके ऐसे पौधे जो हरे नहीं है भाई, ठीक है। तो जैसे अमरबेल है तो भाई कैसी होती है, कलर में पीली होती है, क्योंकि क्लोरोफिल उसमें नहीं है, ठीक है। तो दो तरह हो गए, अपना भोजन अपने आप बनाने वाले ऑटोट्रॉपिक या स्वयंपोषी हो गए, अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाले परपोषी हो गए या हिट्रोट्रॉपिक हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां पर समझते हैं अब जो मोस्ट कॉमनली ऑटोट्रॉपिक हमारे पास प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक प्लांट में हमें एक प्रोसेस देखने को मिलती है, कौन सी है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ये क्या है, ये फूड मेकिंग प्रोसेस है, यानी कि भोजन बनाने वाली प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। बट इसके लिए जो है कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है पौधे के लिए, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है भी, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट रहती है, CO2 की, H2O यानी कि पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, और प्रेजेंट क्या चीजें होनी चाहिए वहां पर, प्रेजेंस होनी चाहिए सनलाइट की यानी कि सूर्य की रोशनी हो, और इसके अलावा जो है पत्तियों में क्लोरोफिल हो। अगर ये सारे के सारे फैक्टर जो है यहां पर प्रेजेंट है, यानी कि एक लीफ है, ठीक है, जो लीफ है भाई, लीफ में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यानी कि पत्ती जो है यहां पर ग्रीन है, और ग्रीन पत्ती में देखा जाए सनलाइट जो है प्रॉपरली पड़ रही है, पौधे पे सनलाइट प्रॉपरली आ रही है। वहीं पर अगर हम बात करें, पौधे ने जो है वाटर अच्छे तरह से एब्जॉर्ब किया हुआ है रूट के द्वारा, ठीक है, उसमें पानी की भी कमी नहीं है। जो पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र है उसके द्वारा देखा जाए तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी अच्छी तरह से जो है अवशोषित कर लिया गया है। तो इस समय पे जो है यहाँ पर पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं। जैसे अगर देखिए इक्वेशन की मदद से अगर हम इसको समझें तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दूसरा हो गया यहाँ पर पानी, दोनों चीजों की जरूरत रहती है। और होना क्या चाहिए वहां पर, ये तो फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए, इसके अलावा जो है यहाँ पर और क्या होना चाहिए भाई, सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी हो, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ही आपका प्रकाश के प्रेजेंस में होती है, उपस्थिति में होती है। इसके अलावा पत्ती कैसी होनी चाहिए भी, क्लोरोफिल वाली पत्ती होनी चाहिए भी, ग्रीन लीफ हो, ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, ताकि जो क्लोरोफिल का काम क्या है, ये लाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है, ठीक है। और इस कारण से फिर पौधे बना पाते हैं और इस फोटोकेमिकल एनर्जी को जो है मोस्ट कॉमनली वो कन्वर्ट कर देते हैं अपने फूड में, ठीक है। अब अगर देखिए यहां पर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होंगे, और साथ ही साथ क्या होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यानी कि भोजन बनाते हैं पौधों के लिए, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिस ऑक्सीजन का इस्तेमाल जो है हम श्वसन के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस रहती है जिस प्रक्रिया के द्वारा जो है पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इन चीजों को ध्यान देना आपने, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की, पानी की, और इसके अलावा क्लोरोफिल और प्रकाश की जो है यहाँ पर जरूरत रहती है, और इसके यूज से जो है यहाँ पर ओवरऑल ये तैयार होता है आपका जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर रहता है, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर तैयार होते हैं, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर तैयार होते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। वहीं पर इसकी सिमिलर उल्टी प्रोसेस हो जाती है, जो पौधों में श्वसन होता है वो इसी की सिमिलर उल्टी प्रोसेस होती है, यानी कि जो भोजन उसमें बना हुआ है वो भोजन उसे यूटिलाइज भी करना है, तो वहां पर वो ऑक्सीजन को यूज करके जो है इसमें यानी कि एनर्जी रिलीज करता है, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल वहां पर रिलीज होते हैं। तो जो श्वसन प्रक्रिया वो इसके बिल्कुल विपरीत चलती है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना है। ये प्रक्रिया हमने पूरी की पूरी जान ली। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है भी फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या चीजों का होना जरूरी है और उन चीजों का रोल क्या है वहां पर। जैसे हमने बात की कि ये जो है सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में होगी, तो यानी कि जो सनलाइट है वो क्या काम कर रहा है यहाँ पर, वो एनर्जी सोर्स के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। एनर्जी सोर्स के रूप में काम करेगा, एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में जो है भूमिका निभाएगा। दूसरा, जो क्लोरोफिल पत्ती में जो हरा भाग प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसका काम रहेगा कि ये जो है उस एनर्जी को कैप्चर करेगा, जो सनलाइट की एनर्जी है उसको क्या करेगा, ये कैप्चर करेगा, ट्रैप कर लेगा। तीसरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहां पर देखा, CO2 जो देखा, उसका काम क्या है भाई, यहां पर CO2 जो है नॉर्मली यहां पर इस्तेमाल होती है, पर्टिकुलरली कहां से जो है CO2 गेन की जाती है, CO2 गेन की जाती है यहां पर एटमॉस्फेयर से, ठीक है, एटमॉस्फेयर से। और किसके द्वारा, जो पौधों की पत्तियों में जो रंध्र पाए जा रहे हैं, स्टोमेटा पाए जा रहे हैं, उसके द्वारा जो है
पौधे के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर जाती है। ठीक है, इसके अलावा वाटर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए वाटर कहाँ से आएगा, उसमें भी उस प्रक्रिया के लिए वो आएगा पौधों की जड़ों से। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है पर्टिकुलर क्या रहते हैं यहाँ पर, इसके फंक्शन और सोर्स रहते हैं कि कहाँ से कौन सा न्यूट्रिएंट जो है एक तरह से लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करें यहाँ पर जो मेजर साइट है, यानी कि जिस जगह पर जो है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है वो कौन सी है, वो है पत्तियां, यानी कि वो है लीफ। यानी भोजन बनाने का जो है इसे फैक्ट्री कहा जाता है, कारखाना कहा जाता है। ठीक है, तो कौन से भाग में जो है पौधे भोजन बनाते हैं, वो बनाते हैं पत्तियों में। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहाँ होगी, ये होगी पत्तियों में। तो जो पत्तियां भाई, उसमें क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल जो है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करने के लिए इंपॉर्टेंट एक यौगिक होता है, एक कंपाउंड होता है। इसलिए हमने देखा कि जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, जो हरे नहीं है, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। इसके बाद देखिए स्टोमेटा, यानी कि पत्तियों में पाए जाने वाले जो रंध्र हैं। ठीक है, जो पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र रहते हैं, उनका क्या रोल है कि उनमें पाए जाते हैं जो पत्तियों में छोटे छोटे टिनी स्पोर्स है, जिसे रंध्र कहा जाता है। उसमें से क्या होता है भी, जो एयर एक्सचेंज है वो होता है, यानी कि जो गैस है उनका आदान प्रदान होता है। CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो उसका आदान प्रदान जो है पौधे में उन स्टोमेटा के थ्रू होता है। वहीं पर साथ ही साथ देखा जाए तो पौधे में जो मॉइस्चर रेगुलेशन है, ट्रांसपीरेशन है, उसमें भी जो है ये स्टोमेटा इन्वॉल्व रहते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते देखिए वेसल्स, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस के माध्यम से बात की थी कि जो पौधे के ये वाला भाग होता है भाई, ये जो वेन्स वाला भाग होता है, इसके अंदर पाई जाती है वाहिकाएं, यानी कि वेसल्स पाई जाती हैं, वेस्कुलर टिश्यूज पाई जाती है, जिसे जाइलम एंड फ्लोइम हम कहते हैं। जाइलम जो पानी को और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी कि सैप को ट्रांसपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ फ्लोइम यानी कि जो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो वो कहां पर पाए जाते हैं, वो वेसल्स, जो अगर हम बात करें तो वेसल्स जो है इन वेन्स में पाई जाती हैं। ठीक है, और वाहिकाएं इन वेन्स के अंतर्गत पाई जाती हैं, जो बन रहे भोजन को फिर पौधों के दूसरे भागों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और पत्ती को जो पानी की जरूरत है, उस पानी को जड़ से यहां तक लाने के लिए जो है ये वाहिकाएं, यानी कि ये वेसल्स और वेस्कुलर टिश्यूज जो है यहाँ पर काम में आते हैं। बाई प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए ध्यान देना आपने, जब भी ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो इसमें एक बाई प्रोडक्ट के रूप में, यानी कि पौधे जिसको अपने लिए यूटिलाइज नहीं करेंगे फिलहाल, ठीक है, रेस्पिरेशन में बाद में कर सकते हैं, फिलहाल जब ये प्रोसेस हो रही है उस वक्त यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो वो कौन होती है, वो होती है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है एक बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर रिलीज होती है, जो हम जैसे जीवित प्राणियों के लिए, चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल्स हो, उनके लिए जो है एक तरह का श्वसन के लिए जो इंपॉर्टेंट सोर्स रहता है, यानी कि जो ऑक्सीजन रहती है। ठीक है, तो इसीलिए वायु में जो ऑक्सीजन है उसको बनाने में जो है किसका रोल है, पौधों का रोल रहता है। इसीलिए कहते हैं कि पौधों को जो है काटना नहीं चाहिए, पौधों को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो उनको जो है रोपित करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए सन, यानी कि धूप का काफी इंपॉर्टेंट रोल है भाई, यहाँ पर सोलर एनर्जी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ऊर्जा का अगर सबसे बड़ा कोई स्रोत है इस प्रोसेस में तो वो है सूर्य। ठीक है, इस पे भी ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ अदर फूड कंपोनेंट्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही पौधे नहीं बनाते, इसके अलावा भी जो है कुछ और भी घटक होते हैं जो पौधे तैयार करते हैं। जैसे हमने बात किया पौधे के लिए कार्बोहाइड्रेट की, मिनरल की, विटामिन की, फैट की, प्रोटीन की भी जरूरत है, तो वो कैसे बनेंगे फिर, तो मिनरल हमने देख लिया रूट्स के द्वारा जो है पौधे ने अवशोषित किए, कार्बोहाइड्रेट हमने देख लिया यहाँ पर जो ये तैयार कर रहे हैं, बचते हैं फिर प्रोटीन और फैट्स। ठीक है, तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या बनाया, उसने कार्बोहाइड्रेट तैयार किए, शर्करा तैयार किया, ग्लूकोज तैयार किया। इसके बाद अगर हम बात करें प्लांट्स में जो है यहाँ पर साथ ही साथ जो है प्रोटीन और फैट का फॉर्मेशन भी होता है, यानी कि प्रोटीन और फैट देखिए पौधे में बनते हैं और पौधे उनको अपने लिए भी यूटिलाइज करते हैं, और साथ ही साथ हम जो फिर पौधों को कंज्यूम करते हैं तो उनमें भी फिर यही पोषक तत्व वहां पर पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि दालों में प्रोटीन अच्छा खासा बने, तो इसलिए उन दालों को भी उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, उनको नॉरिश करना पड़ेगा, उनको भी उतना ही खाद पानी देना होगा, तब जाकर के वो फिर बाद में हमारे भोजन में जो प्रोटीन की मात्रा है उसको बना करके रखने का काम करेंगे। अब ऐसा नहीं कि किसी पौधे को हम जो है बिना किसी न्यूट्रिएंट के ग्रो कर रहे हैं तो वो उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाता, अगर हम देखें कि कहीं पर अगर हम न्यूट्रिएंट के साथ पौधे को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन अगर किया जाए तो न्यूट्रिशन के साथ जो है पौधा अच्छा ग्रो करेगा, और जो उस पौधे की खासियत है वो तभी उभर करके आएगी जब उसमें अच्छे से न्यूट्रिशन दिया जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें, देखिए नाइट्रोजन एक काफी अच्छा रोल प्ले करती है,
यानी कि नाइट्रोजन, जैसे कि हम अगर डीएनए आरएनए की भी बात करें तो उन्हें भी नाइट्रोजिनस मॉलिक्यूल कहा जाता है। प्रोटीन को भी क्या कहा जाता है? नाइट्रोजिनस मॉलिक्यूल कहा जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो डीएनए आरएनए बनाने में, यानी कि न्यूक्लिक एसिड बनाने में, और साथ ही साथ प्रोटीन बनाने में कहीं ना कहीं जो है नाइट्रोजन का क्या होता है यहाँ पर योगदान होता है, नाइट्रोजन का जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है। और नाइट्रोजन जो है एक तो डायरेक्ट पौधों द्वारा क्या की जाती है, कंज्यूम की जाती है। कुछ मीडियम जो है पौधे यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, कहां पर पाया जाता है? पौधों की जड़ों में पाया जाता है। अभी उसके बारे में भी जानेंगे, जिस फेनोमेनन को हम जो है म्यूचुअलिज्म कहते हैं या उसे जो है सिम्बायोसिस कहा जाता है। ठीक है। तो या तो हमने फर्टिलाइजर प्रोवाइड किया, कोई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, जैसे हमने यूरिया दिया तो यूरिया से जो है पौधे को नाइट्रोजन मिली, या उसके लिए कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो है पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है। और पौधे के लिए उसको उपलब्ध कराते हैं। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर मेजर सोर्स ये रहता है, ध्यान देना है, यानी कि नाइट्रोजन का रोल पौधे में सिर्फ वृद्धि करना ही नहीं है, इसके साथ साथ पौधे में प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, विटामिन का फॉर्मेशन करना, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करना, उसमें भी काफी अच्छा जो है योगदान रहता है। और अगर हम बात करें, देखिए नाइट्रोजन किस किस रूप में जो है पौधे उठाते हैं, तो वो आपने ध्यान देना है, अमोनिया के रूप में भी जो है कंज्यूम कर लेते हैं, नाइट्राइट के रूप में भी कंज्यूम कर लेते हैं, और इसके अलावा देखा जाए तो नाइट्रेट के रूप में भी जो है पौधे नाइट्रोजन को कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आगे हम देखिए यहां पर बात करते हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जैसे हमने ऑटोट्रॉपिक हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के मोड देखे, तो इसके अंतर्गत थोड़ी डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से जो है अलग अलग प्रकार यहां पर रहते हैं जिसके द्वारा जो है भोजन पौधे अपना ग्रहण करते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर पैरासाइट्स की बात कर लेते हैं, परजीवी। परजीवी यानी कि जो अपने आप भोजन ना बना करके किसी दूसरे पे जो है भोजन के लिए आश्रित है, यानी कि टेक फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स, यानी कि वो अपना भोजन किसी दूसरे प्लांट्स से जो है एक तरह से ग्रहण करते हैं। जैसे सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल रहता है कसकटा, यानी कि अमरबेल। दूसरे टाइप के जो हमारे पास अब प्राणी या एक तरह से जो प्लांट हमें देखने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी कि कीट भक्षी पौधे जिन्हें कहा जाता है, जैसे घटपर्णी हो गया, जिसे घटपर्णी पौधा कहा जाता है, पीचर प्लांट कहा जाता है। ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, ये जो है एक तरह से कीटों को फंसा लेगा अपने में और उसको जो है एक तरह से डाइजेस्ट भी कर लेता है और उसके न्यूट्रिशन को अपने भोजन के न्यूट्रिशन के तौर पर जो है इस्तेमाल करता है। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? पीचर प्लांट, यानी कि जो घटपर्णी पौधा आपने देखा होगा। ठीक है। इसके बाद बात करते देखिए यहाँ पर सेप्रोट्रॉप्स, यानी कि जो एक तरह से कैसे होते हैं, अपघट्य पोषी जिन्हें कहा जाता है, यानी कि जो सड़े गले पदार्थों पे जो है वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कोई गोबर भाई एक तरह से पड़ा हुआ है, कोई सूखी पत्तियां एक तरह से पड़ी हुई हैं, तो वो कुछ समय बाद जो है रॉट होने लग जाती है, सड़ने लग जाती है। आप उसके ऊपर देखते हैं कोई फंगस ग्रो हो रहा है, कुछ सफेद सफेद सा फंगस उसके ऊपर ग्रो हो रहा है, फफूंद उसके ऊपर ग्रो हो रही है। तो वो क्या है? वो है सेप्रोट्रॉपिक। ठीक है। क्या है वो है आपका सेप्रोट्रॉपिक, यानी कि जो एक तरह से डेड और डिकेइंग मैटर पे जो फीड करने वाले जितने भी जो है हमारे पास इंडिविजुअल देखने को मिलते हैं वो सेप्रोट्रॉपिक कहलाते हैं। जैसे कि फंजाई हो गया, फंगस हो गया। जैसे आप कुछ दिनों के लिए देखिए ब्रेड को खुले में रख दीजिए, रोटी को आप खुले में रख दीजिए, ठीक है, ज्यादातर गर्मी के समय पे आप देखते हैं पूरा का पूरा फंगस जो है एकदम से उसके सरफेस पे जमना शुरू हो जाता है। तो वो क्या है? वो है सेप्रोट्रॉपिक फंगस उन्हें कहा जाता है, या सेप्रोट्रॉपिक जो है वो एक तरह के जीव होते हैं। ठीक है। या मशरूम की अगर हम बात करें, देखिए आप देखते हैं जंगलों में भी जो जंगली मशरूम लगे रहते हैं, वो कहीं कोई पेड़ सड़ा हुआ पेड़ रहेगा, कोई पुराना पेड़ रहेगा जो एक तरह से काफी ज्यादा सड़ चुका है, उसके ऊपर आपको जो है ये मशरूम ग्रो होते हुए दिखेंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जो कुछ अलग टाइप के हमारे पास जो प्लांट्स रहते हैं या प्लांट टाइप्स रहते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है। या ब्रेड के ऊपर ग्रो होने वाले जो मोल्ड हो गए। इसके बाद देखिए सिम्बायोटिक, यानी कि कुछ सहजीवी भी होते हैं, यानी कि वो दो तरह के हमारे पास यहाँ पर ऑर्गेनिज्म में कंपैरिजन हम इसमें कर सकते हैं। एक तो हो गया पैरासाइट। पैरासाइट क्या हो गया भाई? पैरासाइट यानी कि जैसे अमर बेल है कि वो जिस पौधे से वो अपना भोजन ले रही है, जिस पौधे के ऊपर वो लिपट करके अपना न्यूट्रिशन ले रही है, उस पौधे को वो कोई फायदा नहीं दे रही है, यानी कि वो सिर्फ अपने पोषण के लिए उसके ऊपर है और उस पौधे को नुकसान कर रही है। ऐसे को कहते हैं पैरासाइट या परजीवी। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं सिम्बायोटिक की, यानी कि यहाँ पर भले ही एक दूसरे के ऊपर जो है आश्रित रहते हैं,
दो जीव भले ही एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, बट वहां पर दोनों का फायदा होता है, यानी कि नुकसान किसी को नहीं होता, बट साथ में रह करके दोनों को फायदा होता है। जैसे कि जो राइजोबियम है, पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, बैक्टीरिया पौधे के लिए वो न्यूट्रिशन देता है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। वहीं पर अपने लिए जो है वहां पर वो शेल्टर लेता है, ठीक है, आश्रय लेता है। तो इस कारण से दोनों के लिए बेनिफिट वहां पर हो जाता है, भले ही वो साथ रह रहे हो। इसके अलावा देखिए हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पर रहता है लाइकन्स, ठीक है। लाइकन आपने देखी होगी जंगलों में, पत्थरों पे, पेड़ों पे जो है लाइकन हमें देखने को मिलती है। तो वो जो है एक तरह का कंपोजिशन है जहां पर एल्गी और इसके अलावा यानी फंगस यानी कि फफूंद, उन दोनों का वो एक तरह का मिक्सचर है, वो दोनों मिल करके उस लाइकन में रहते हैं, ठीक है, और म्यूचुअली जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिट करते हैं। तो इसे हम म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं, सहजीवी कहते हैं, या जो है सिम्बायोसिस कहा जाता है। चलिए इसको समझते हैं काफी अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका सिम्बायोसिस, तो इस पे ध्यान देना है। इसे हम म्यूचुअल बेनिफिट भी कहते हैं, यानी कि परस्पर दोनों को क्या होगा, यहाँ पर फायदा होगा, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है उसे कहा जाता है, ठीक है। इस पे ध्यान देना आपने, यानी कि दोनों जीव एक दूसरे से यहाँ पर लाभ प्राप्त करते हैं, किसी को कोई हानि नहीं होती, जैसे कि पैरासाइट में हानि होती है वैसी नहीं होती। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमारे पास है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो दालों की रूट में रहता है। ये दालों वाली फसलें होगी, ठीक है, राजमा को छोड़ करके, ध्यान देना है, राजमा को छोड़ करके सभी दालों में जो है इस तरह के नोड्यूल बनते हैं। उन नोड्यूल में, उन गांठों में जो है राइजोबियम बैक्टीरिया शेल्टर लेता है, और वही बैक्टीरिया बदले में पौधे को क्या कर रहा है, नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये किस चीज का एग्जांपल हो गया, सिम्बायोसिस का। दूसरी तरफ देखिए, दूसरा एग्जांपल हमारे पास है लाइकन का, ठीक है। इस तरह से आप देखते हैं पौधों में, चट्टानों में ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से एल्गी भी इसमें पाई जा रही है, यानी कि एल्गी भी इसमें है और साथ ही साथ फंगस भी इसमें है, ठीक है। अब अगर एल्गी की बात करें देखिए, तो वो फूड मेकर है, क्योंकि वो क्या है, एल्गी यानी कि जो शैवाल एक तरह की होती है, ठीक है, जो शैवाल है वो क्लोरोफिल कंटेनिंग है, तो वो अपना भोजन अपने आप बनाएगी। और जो लाइकन है, ठीक है, लाइकन में ये दोनों साथ रहते हैं, यानी कि फंगस भी, बट फंगस हमने देखा, फंगस मोस्ट कॉमनली जो है पैरासाइटिक टाइप के होते हैं, अपना भोजन अपने आप नहीं बनाते। तो इस कारण से क्या हुआ, जब ये दोनों साथ रहने लगे तो एल्गी जो भोजन बना रही है उसको ये भी यहाँ पर यूटिलाइज कर दे रहा है, और जो फंगस है वो एक तरह से कंप्लीटली इस एल्गी को क्या कर रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, इसको एडवर्स कंडीशन से जो है बचा रहा है, इसको शेल्टर भी दे रहा है, साथ ही साथ जो है वाटर अवेलेबल भी इसके लिए करा रहा है। तो इस कारण से हम देख सकते हैं कि दो जीव आपस में रह करके एक दूसरे के लिए फायदेमंद है और एक दूसरे को जो है वो बेनिफिट दे रहे हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर बात करते हैं सॉइल न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट, यानी कि यहां पर क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी में पोषक तत्वों की जो है पुनः आपूर्ति किस तरह से होती है। अगर देखिए हम रिप्लेनिशमेंट की यहां पर बात करते हैं, सॉइल न्यूट्रिएंट के पुनः आपूर्ति की बात करते हैं, तो कैसे हो पाएगा और पुनः आपूर्ति करने की जरूरत क्या है। जैसे मान लीजिए आपने एक सीजन में एक खेत में फसल उगा ली, उसने जितना पोषण और जितना न्यूट्रिएंट जो है उसने सॉइल में से लेना था उसने यूज कर लिया। अब जो न्यूट्रिएंट उसने वहां से यूज किया है, अब वापस से हमें वो सॉइल में जो है एक तरह से उसको रिफिल कराना है, क्योंकि अगर रिफिल नहीं कराएंगे तो वैसे ही हर साल हम जैसे जैसे उसमें फसलें उगाते रहेंगे, वैसे वैसे जो है सॉइल में जो भी पोषक तत्व थे एक टाइम आएगा वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए वहां पर रिप्लेनिशमेंट होना जो है काफी ज्यादा जरूरी है, उसकी पुनः आपूर्ति होना जो है वहां पर काफी ज्यादा जरूरी है। तो वो कैसी होती है देखिए, यानी कि प्लांट जो है सॉइल न्यूट्रिएंट को यूज करते हैं, पहली बात ध्यान रखनी है, और वही सॉइल न्यूट्रिएंट में जो है क्या हो जाती है, फिर डेफिशिएंट हो जाती है, यानी कि उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है क्योंकि पौधे ने यूज कर लिए। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे हम इसको रिप्लेनिश कर सकते हैं, तो देखिए फर्टिलाइजर और मेन्योर को डाल करके, सिंपल सी बात है कि हम जो है खाद और उर्वरकों का समय समय पर जो है वहां पर छिड़काव करें, ताकि जो न्यूट्रिएंट जो है फसलों के द्वारा यूज हो रहे हैं वो वापस से उसमें जो है रिप्लेनिश हो जाए, ठीक है। दूसरा अगर हम यहां पर बात करें, देखिए कुछ बायोलॉजिकल एजेंट जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, अगर उसकी इनोकुलेशन हम करा दें, इसके पैकेट्स भी मिलते हैं भाई, राइजोबियम कल्चर के पैकेट्स भी जो है मार्केट में मिलते हैं। बीजों के साथ जो है इनको आप स्टार्टिंग में बोने से पहले बीजों के साथ इसको मिक्स किया जा सकता है, और फिर जाकर के अगर हम बोएंगे, दालों वाली फसलों में किया जाता है, ठीक है, फिर जाकर के अगर उसको हम बोएंगे तो वहां पर जो है राइजोबियम का जो पॉपुलेशन है राइजोबियम की वो ज्यादा हो जाएगी, और उस कारण से देखा जाए तो देखिए ये नाइट्रोजन को फिक्स कर लेंगे, जिस कारण से हमें बाहर से कोई भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जैसे यूरिया हो गया उसको छिड़काव करने की जो है जरूरत फिर नहीं रहेगी, या काफी कम हमें छिड़काव करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कुछ तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा हम जो है सॉइल न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट जो है यहाँ पर इजीली कर सकते हैं, यानी कि पुनः पूर्ति जो है सॉइल से गायब हुए न्यूट्रिएंट की यहाँ पर कर सकते हैं,
ठीक है। तो इस तरह से देखिए, इस एक क्लास के माध्यम से कंप्लीटली हमने आपके सिलेबस के अंतर्गत मेंशन किए इस टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए वीडियो रहेगी और काफी अच्छे से आपको जो है समझ आया होगा। तो अगर आप नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पे साइंस से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स या इसके अलावा पशुपालन संबंधित किसी भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।